और सुनावने सर, जो आज वहां पर सियासत का एक नया रंग देखने को मिला है, इतना बड़ा एक जो इतनी बड़ी घोषणा शरद पवार ने की है, इसका वहां की राजनीति पर क्या असर दिखेगा? आपको क्या सुगबुगाहट अब वहां पर शुरू हुई है? नहीं, इसका इंटरनल एक पॉलिटिकल मैटर होता था एनसीपी का, जो उन्होंने किया है। फैमिली में एक दिक्कत है, उसको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर ही रहे थे, उसके तहत ये सब हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो महाराष्ट्र का जो सत्ता संघर्ष है, जिसमें ये ईडी सरकार की अपनी एक जो स्थिरता है, वो स्थिरता को लेकर शुरू से ही दिक्कतें रही है। और प्लान बी जो हम सुन रहे थे बार बार, और आप भी देख रहे हैं, सब लोग हम देख रहे हैं कि बार बार यही हो रहा था कि भाई अगर एकनाथ शिंदे का डिस्क्वालिफिकेशन या वो आगे नहीं बढ़ पाते तो एक प्लान बी के तहत अजित पवार को लेकर हम ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो भी सबसे कमजोर कड़ी जो है वो एनसीपी के नेता ही है ज्यादातर। इसलिए उन पर वो दबाव डाल के सत्ता का समीकरण बनाया जा सकता है, ये बीजेपी का हमेशा का दाव रहा है। और वो सब मद्देनजर उस इस उम्र में अपनी पार्टी और अपना कुनबा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करते हुए जिसे हम बोलते हैं ना कट्टू साइज करना, वो कट्टू साइज करते हुए अगली पीढ़ी मतलब कौन होगा वो आज उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है। अब इसके बाद देखना होगा कि क्या क्या रंग आता है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों एक दूसरे के लिए अब लायबिलिटी बन चुके हैं। बीजेपी की इंटरनल सर्वेज भी उनको कमजोर दिखा रही है अगर चुनाव आता है तो। और एकनाथ शिंदे इस तरह से लायबिलिटी बन गए कि अभी वो गले की हड्डी बन गई है, ना उनको आगे ले जा सकते ना पीछे ले जा सकते। अब परसेप्शन के मामले में ये सरकार सबसे बदनाम हो चुकी है, ऐसी स्थिति अभी हमको दिख रही है। और आखिरी बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 25-30 साल से विरोधी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीति में सत्ता कारण है, सत्ता के लिए जो एक दूसरे के साथ गठजोड़ करना, झगड़ा करना, वो सब चलते रहता है, लेकिन भूमिका के तहत कोई एक ऑपोजिशन पार्टी है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए समीकरण भी बहुत ही आराम से, आसानी से बनते और बिगड़ते भी है। सारे चेहरे वही है 25-30 साल के, वही यहाँ से वहां से यहाँ कूद रहे, ये हो रहा है। और इसमें शरद पवार हमेशा केंद्र में रहे, तो अभी के इस सत्ता समीकरण में भी शरद पवार फिर से केंद्र में। दिक्कत परसेप्शन को लेकर, जहां पर जनता पूरी तरह से इस तरह के सत्ता के खेल को अभी खारिज करने की स्थिति में आ गई है। बीजेपी आज की तारीख में सबसे बदनाम पार्टी महाराष्ट्र में बन चुकी है। उनके पास उनका स्ट्रक्चर है, उनके पास उनके रिसोर्सेस है, उनके पास एक ठोस नेता है, लेकिन केंद्र हो या राज्य के नेता या राज्य के जो भी है, उनकी अभी इमेज महाराष्ट्र के भीतर उनको सत्ता तक ले जाने के लिए अभी काफी नहीं रही है। वो काफी हद तक बदनाम हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में फिर एनसीपी में वो द्विधा दिख रही है कि हम जाए, सत्ता संभालने के लिए जाए, या इस परसेप्शन को समझते हुए फिर से हम लोग अपना महाविकास आघाड़ी को मजबूत करें। और वो द्विधा शरद पवार जी के सारे स्टेटमेंट्स में बार बार झलकती है। वो आज भी उनका जो भाषण अभी थोड़ी देर पहले हुआ, मैं सुन रहा था, उसमें भी वो द्विधा झलक रही है। कई बार ऐसा होता है कि शरद पवार जब बोलते हैं वो करते दूसरा कुछ और है, तो बिटवीन द लाइन्स हमको बहुत सारे अर्थ निकालते रहने पड़ते हैं। तो फिलहाल ये है कि सत्ता समीकरण का ये नाटक अभी और थोड़ा सा आगे खींच गया है। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि 6 महीने के लिए एनसीपी के नेता सेफ हो गए। पिछले 1 महीने में जो ईडी का खेल एनसीपी के नेता के इर्द गिर्द हुआ, जयंत पाटिल जी को लेकर या अजित पवार को लेकर, उसमें इतना ही हुआ कि शरद पवार ने वो एक रेजिग्नेशन वाला दाव खेलकर अपने सारे एनसीपी के नेताओं को ईडी के चंगुल से 6 महीने के लिए उनको एक राहत जरूर दिला दी है। तो उससे वो तो निकल चुके हैं, और अभी एक कदम और आगे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनवने जी, मार्च से लेकर के और अब तक जो है महाराष्ट्र में करीब करीब 12 दंगे हो चुके हैं। अभी और कितने पाइपलाइन में है पता नहीं। इसके पीछे जो सियासत है, जिसके ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि ये जो पूरे जो दंगे हो रहे हैं वो केवल और केवल ध्रुवीकरण करने के लिए ही हो रहे हैं।
सर ये दंगे जो है इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहे हैं कि अगर जो चुनाव जीतना है तो दंगे ही करवाना है, यही एक लक्ष्य क्यों बचा है? क्या दंगों के अतिरिक्त अब और कोई रास्ता नहीं बचा है महाराष्ट्र में भाजपा के पास? बीजेपी, भाजपा का पूरा राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे तो वो ध्रुवीकरण, दंगा और हिंसा से ही सत्ता तक पहुंची है और अभी 10 साल से वो सत्ता पर कायम है केंद्र में। इसलिए दंगा कराना करना ये उनके लिए अपरिहार्य ऐसी चीज बन जाती है, अनिवार्य बन जाता है। बाकी कहने के लिए आप विकास की बात करो, दुनिया का क्या विश्व गुरु बनाने की बात करो, ये सब हमको बताने वाली बातें रहती है। असल में ध्रुवीकरण से ही वो आगे जा सकते हैं। अब महाराष्ट्र की दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ध्रुवीकरण एक कदम से आगे चल नहीं पाती। अब ये कोल्हापुर क्यों है? कोल्हापुर इसलिए, जैसे अभी साथी ने कहा था, विद्याताई ने बोला, कोल्हापुर शाहू महाराज की नगरी है। लेकिन दूसरी एक बात भी है, पिछले चुनाव में जब बीजेपी की काफी अच्छी स्थिति थी, उस समय में भी महाराष्ट्र में पालघर जिला जहां से मैं आता हूं और कोल्हापुर जिला, ये दो ऐसे जिले थे जहां पर कमल निशान पर एक भी विधायक चुनकर नहीं आया। मतलब नंबर 1 पार्टी हो गई, लेकिन कोल्हापुर में बीजेपी का कोई विधायक चुनकर नहीं आया। अब ये स्थिति में किस तरह से वो टारगेट किया जाता है, और टारगेट करने का एक धार्मिक ध्रुवीकरण एक तरफ है, दूसरी तरफ से जातीय ध्रुवीकरण भी हो रहा है। जिस तरह से दलितों पे हमले हो रहे, फिर मराठा दलित कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ओबीसीओ के बीच में जैसे तोड़फोड़ की जा सकती उसकी एक कोशिश हो रही है, और हिंदू मुसलमान तो है ही है। अब जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया है, असल में तो डेप्यूटी सीएम पर ही कार्रवाई होनी चाहिए ये औरंगजेब वाला मामले में, कि आप एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के प्रमुख होने के नाते वो काम करने के बजाय आप दंगा भड़काने का काम कर रहे हो। ये बातें लोगों के बीच में भी ठीक से जा रही। अब दिक्कत कहाँ है? जब तक बीजेपी ये सब असर्ट करके चल रही थी और लोग बैकफुट पे थे, खास करके ऑपोजिशन पार्टी, तब तक तो ये सब मामला चल जाता था। मसलन जब भी अभी कम्युनल एजेंडा हो जाता था तो फिर हम लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब दिक्कत ये हो रही है बीजेपी के लिए, जो मैं देख रहा हूँ, कि बीजेपी क्या करने वाले और कब करने वाली है, ये लोग एंटिसिपेट करने लगे। मतलब जैसे जैसे ये दिन निकलते जा रहे हैं और एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार पूरी तरह से बदनाम होते हुए निष्प्रभ होते जा रही है, वैसे वैसे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये दंगा कराएंगे। तो वही दिख रहा है, जैसे 2024 नजदीक आएगा तो पुलवामा जैसी घटनाएं हो जाएगी, ये लोग अभी एंटिसिपेट करके चल रहे। अब जब लोग खुद एंटिसिपेट कर रहे कि बीजेपी ये करने जा रही है, तो उसमें ध्रुवीकरण जिस तरह से और जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में वो ले नहीं जा पाएंगे। कुछ पॉकेट्स में जरूर उसका असर होगा, असर रहता भी है, और उसका उसका हमारा सोशल फैब्रिक पर उसका एक इम्पैक्ट होता है, वो होगा जरूर। 91 से हमारे देश के भीतर का सामाजिक ताना बाना बिगड़ चुका है, और वो बिगड़ने के दो, जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स एक तरफ है, वैसे ही न्यू लिबरल पॉलिसीज दूसरी तरफ है। मेरी मेरी अपनी राय ये है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल फोर्सेस जो है पार्लियामेंट के भीतर के, वो सारे के सारे न्यू लिबरल फ्रेम में चलने वाले लोग हैं। झगड़ा जो भी चलता है वो हिस्सेदारी को लेकर चलता है, और उसमें जो तड़का है वो हमेशा कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स का दिया जाता है, और ध्रुवीकरण की राजनीति उनके हित में चलती है। अगर सीधी सीधी बात करें तो महाराष्ट्र की संसदीय राजनीति में जितने भी दल है, उनके नव उदारवादी नीति को लेकर क्या भूमिका है, सब साथ में ही है। होगा झगड़ा तो वो 19-20 का ही है। तो ये अर्थ कारण को नजरअंदाज किए बिना कम्युनल ध्रुवीकरण की राजनीति को हम समझ नहीं सकते। और आज की तारीख में बीजेपी इज फास्ट बिकमिंग अ कॉर्पोरेट माफिया पार्टी, और अदर इट हैज बिकम, वो वैसे बन चुकी है। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज करके हर किस्म का ध्रुवीकरण वो खड़ा करेगी, जिससे कि उसके अपने वोट शेयर कंसोलिडेट हो जाए। पिछले कुछ चुनाव के अगर आंकड़े हम लोग देख लें तो बीजेपी का एक कंसिस्टेंट वोट शेयर जरूर है महाराष्ट्र में। वो कंसिस्टेंट वोट शेयर
आने वाले दिनों में खिसक जाएगा, ये स्थिति उनको भी समझ में आ रही है। तो कम से कम वो वोट शेयर खिसक न जाए, उसको पकड़ पकड़ के रखे, इसलिए भी ये ध्रुवीकरण की राजनीति उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोग काफी आगे निकल चुके हैं। 2014 भी देख लिया, 2019 भी देख लिया, और ये खोखे सरकार भी देख ली है। अभी खोखे सरकार देख लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति बहुत लंबे समय तक चल जाएगी, क्योंकि इसका एक एक्सपायरी डेट जो था वो बहुत करीब आ चुका है। बीजेपी को अभी नए हथकंडे अपनाने पड़ेंगे अपनी सत्ता के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज अपने तरीके से खड़ी है। देखिए, दिक्कत ऐसी है कि बीजेपी राजनीतिक दलों को मैनेज करने में कुछ हद तक जरूर कामयाब हो सकती है। दिक्कत कहाँ है? लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। अब ज्यादा लोगों के बीच में जो ये अच्छे दिन वाला माहौल इन्होंने बना के झांसा दिया था, वो झांसा काफी हद तक टूट गया, और जो बीजेपी के समर्थक लोग थे वो बीजेपी से टूट रहे। कोर वोटर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक माहौल में बीजेपी के समर्थन में जो लोग खड़े होते थे वो आज खिलाफ में चले गए। पहले जितने आप सड़कों पर, नाके पे, चौराहे पे जितने सरल तरीके से लोग मोदी मोदी करते थे, आज उतने ही सहजता से लोग मोदी की पॉलिसीज को नकारने की बात करने लगे। तो ये लोगों के बीच में चली गई बात है। इसलिए आप देखेंगे कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं की चुनाव जो है वो भी लंबी खींच रहे हैं। हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने थे, आज 1-1.5 साल हो गए, नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये बैठ नहीं रहा। उनको मालूम है कि ये बूमरैंग हो जाएगा, तो दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी का डिस्परेशन है कम्युनल पॉलिटिक्स, और मुझे ये इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि विपरीत काले विनाश बुद्धि जो होती है ना, वो आखिरी दौर में बीजेपी वो खेल रही है, वो चलेगा नहीं।